हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जेई मेंस के PYQs उठाने वाले हैं, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली हम लोग न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग किस ईयर का कौन से शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन उठाने वाले हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका डिटेल कि जेई मेंस 2021 का 26 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट जितने क्वेश्चन आए थे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे जो है आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम लोग, जल्दी से देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि टू स्फेरिकल बॉल्स हैविंग equal masses with a radius of 5 centimeter each are thrown upward along the same vertical direction at an interval of 3 seconds with the same initial velocity of 35 meter per second. Then these balls collides at height of, ठीक है, और टेक द वैल्यू ऑफ जी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है बच्चे दो बॉल हैं, ठीक है, एक बॉल को अभी फेंका तो एक बॉल को आपको फेंकना पड़ेगा 3 सेकेंड बाद, है ना। मान लीजिए टी इक्वल टू 0 पर आपने एक को थ्रो किया तो टी इक्वल टू 3 पर दूसरे वाले को थ्रो करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का इनिशियल स्पीड क्या होगा भाई, सेम हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब आपको दिख रहा भाई कि ये वाला बॉल जो है ना, ज़्यादा देर ट्रैवल करेगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये वाला बॉल लेट से फेंका गया। तो मान लीजिए कहीं से लौट के आ रहा होगा और ये भाई साहब आगे जा रहे होंगे, तो दोनों कहीं ना कहीं इधर कहीं क्या कर लेंगे, कोलाइड कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पे कोलाइड करेंगे बच्चे, वहाँ पर दोनों का अगर वाई में डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो बच्चे वो सेम होने वाला है। तो बस मैं क्या करूँगा, जितनी देर तक ये ट्रैवल किया उस इंटरवल में पहले वाले बॉल का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, और जितनी देर तक सेकेंड बॉल ट्रैवल किया उतनी देर तक मैं सेकेंड बॉल का डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कर दूंगा बच्चे, इक्वेट कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। बस वही करने वाला। ये देखो, ये मैंने बना भी रखा है कि अगर मान लीजिए ये पहला बॉल t सेकेंड तक चलता है तो दूसरा बॉल कितनी देर तक चलेगा, t-3, क्योंकि ये 3 सेकेंड बाद स्टार्ट हुआ था ना। तो अगर ये t सेकेंड, मान लीजिए 10 सेकेंड तक चलता है पहला बॉल, तो दूसरा कितना देर चलेगा भाई, 7 सेकेंड ही चलेगा ना, अगर एक जगह कोलाइड कर रहे हैं तो, है कि नहीं। तो बस ये वाला कंसेप्ट लगाया हमने। तो पहली बॉल का t टाइम में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दूसरी बॉल का t-3 टाइम में डिस्प्लेसमेंट, इक्वेट करते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, देखो इक्वेशन लिखा, सेकंड इक्वेशन लगाना है। सेकंड इक्वेशन क्या होता है बच्चे, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये होता है। बस इसमें u क्या इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट मानते हैं, और s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो देखो पहले इक्वेशन में, देखो पहले वाले के लिए ut माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो भी वेक्टर ऊपर है उनको मैं प्लस मानूंगा, जो नीचे है उनको मैं क्या मानूंगा, नेगेटिव। आप सबको पता होता है बेटा कि g कहाँ लगता है, नीचे लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब भी हम g को लिखेंगे एक्सप्रेशन में a की जगह पर तो माइनस जी रखेंगे। तो यहाँ देखो ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट, ये ut-3 माइनस हाफ t-3 का होल स्क्वायर, ये दूसरे वाले का। फिर मैंने बेटा सिंपली सॉल्व किया है, इधर को ऐसे रहने दिया, यहाँ पे देख लीजिए इस वाले को उधर भेज दिया मैंने, तो यहाँ से आया ये वाली चीज़ ut-3u माइनस हाफ, इसको इधर भेजा और हाफ जी कॉमन आ जाएगा तो t-3 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। सही बात है ना। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी और a, हाँ, और a माइनस बी लगाया यहाँ पे। तो देखो यहाँ से t से t चला गया, यहाँ 2t-3 आएगा, ये 3 बचेगा, तो 2t-3 इंटू 3, और यहाँ पे क्या बचा, ut ने u2 को निपटा दिया, ये 3u इधर चला जाएगा बच्चे। तो 3u इज इक्वल टू हाफ जी, और ये पूरी चीज़ यहाँ पे रख दिया। तो बेटा सॉल्व कर लिया, तो बस सिंपल देखो t का वैल्यू यहाँ 5 सेकंड आ गया, 5 सेकंड आ गया। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है कहाँ मिल रहा है, तो चाहे इसमें या फिर इसमें मैं क्या कर दूंगा, रख दूंगा t की वैल्यू, एंड वी विल हैव आवर आंसर जो कि 50 मीटर निकल के आता है। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है सेकंड क्वेश्चन, ये है बेटा डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, है ना, डॉपलर इफेक्ट। अब उस क्वेश्चन में कहता है सोर्स एंड डिटेक्टर मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर इन अब्सेंस ऑफ विंड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इफ द डिटेक्टर डिटेक्ट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 1800 hertz of sound coming from source, then the original frequency of source considering speed of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड। देखो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ हमने बना दिया, दिस इज सोर्स, दिस इज डिटेक्टर, दोनों सेम स्पीड से बेटा जा रहे हैं, है ना। एक इधर जा रहा है और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो मैंने इसके स्पीड को सोर्स के स्पीड को वी एस से डिनोट कर रखा है,
डिटेक्टर की स्पीड को वीओ से डिनोट कर रखा है, ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है। हमें पता है बेटा कि जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है या जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही डिटेक्टर को, ऑब्जर्वर को, वो एफ डैश अगर है और जो इसने फ्रीक्वेंसी एमिट करी है वो एफ नॉट है, तो इनमें रिलेशन हम लोग एक जनरल सा रिलेशन लिख सकते हैं बेटा, है ना। कोई सा भी केस हो हम ये रिलेशन लिख के काम चला सकते हैं। बस याद रखना है कि वी ऊपर नीचे दोनों आएगा और वी ओ ऊपर आता है, वी एस नीचे आता है। वी ओ मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या डिटेक्टर और वी एस मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। वी क्या है, साउंड का स्पीड इन एयर, और ये प्लस माइनस सिंपली बताएगा कब प्लस लेना कब माइनस लेना। सुनिएगा मेरी बात, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो डिटेक्टर है दूर जा रहा है, अगर सोर्स से दूर जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी घटाएगा, और घटाने के लिए वीओ ऊपर आया तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ माइनस ले लिया मैंने। ऐसे ही डिटेक्टर से सोर्स भी दूर जा रहा है और सोर्स आता नीचे, है ना। तो अगर नीचे, अब पूरी चीज़ कम करनी है आपको, क्योंकि सोर्स दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगा डिटेक्टर को। तो अगर मुझे कम करना है तो नीचे प्लस लेना पड़ेगा कि माइनस, तो नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी ना, तभी तो ओवरऑल कम होगा। इसलिए यहाँ पे क्या आता है, वी एस आता है प्लस में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी और आंसर पा लेना। एफ नॉट हमें शायद नहीं दे रखा है, और हमें जो सुनाई देता है फ्रीक्वेंसी वो दे रखा है। देखो, हाँ देखो, वो जो डिटेक्ट करता है डिटेक्टर, मतलब जो इसे सुनाई दिया वो वाली फ्रीक्वेंसी 1800 है, तो उन्हें लिख दिया यहाँ पे। एफ नॉट हमें नहीं पता है, और ये 340 दे रखा क्वेश्चन में, वी ओ दे रखा 20, 340 अगेन, वी एस भी दे रखा हमें 20, यहाँ पे ऊपर आएगा 320, नीचे आएगा 360। कट पिट करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एफ नॉट आ जाएगा 1800 इंटू, यहाँ शायद आप कट भी करिए मतलब 4 से, है ना। हाँ, 4 8 जा 32, 9 जा 36, तो ये इधर चला जाएगा, तो 1800 इंटू 9 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 2025, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, अगेन इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक बैडमिंटन रैकेट है जिसका लेंथ आपको दे रखा है, और इसका ये सर्कुलर पार्ट है उसका भी डायमेंशंस दे रखी हैं आपको। कहता है कि मास द लीनियर एंड सर्कुलर पोर्शन का जो मास है बेटा वो सेम है। अगर ये एम है तो इसका मास भी क्या है, एम है। एंड जो थ्रेड है बेटा, इसमें ये जो अंदर थ्रेड है ना, उसका मास उसने नेग्लिजिबल माना है, ओके। एंड द मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ रैकेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू हैंडल and in the plane of ring at r/2 distance from the end of the handle will be। देख भैया, ये हमने बनाया, ये पूरा रैकेट है, इसका ये सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ना, जो कि इस प्लेन में होनी चाहिए, जिस प्लेन में ये अपना सर्कुलर पार्ट है ना, इस लाइन के अबाउट इस पूरे अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो बेटा देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हम लोग उसे स्केलर लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, स्केलर। तो जितने भी सेगमेंट आते हैं उन सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालो अलग अलग इंडिविजुअली और उनको ऐड कर दो, सिंपल है, ठीक है। तो पहले मैंने रॉड का उठाया बेटा, ये जो हमने एक्सिस था उसको मैंने एक्स एक्स बोल दिया, ये जो दिख रहा है आपको, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो हमें एक चीज़ पता है बेटा कि हम ICM पता है, ICM मतलब एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास करती है ना। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का होता है ml²/12, ठीक है। और ये वाले के अबाउट में पता करना, और ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस है आपका है r/2 है, और जबकि ये डिस्टेंस 6r है, तो यहाँ से लेके यहाँ सेंटर ऑफ मास 3r हो जाएगा, तो ये गैप हो जाएगा 3r - r/2। तो अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है ICM + MD², है ना। इसके अबाउट अगर I है, इसके अबाउट ICM है, और ये गैप अगर D है, तो जो अपने लिखा था अभी वही लिखूंगा मैं, ये देखो, है ना। इसे बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैट, ठीक है। देखना ICM कितना है, ml²/12, L कितना था 6r, है ना, प्लस यहाँ पे MD², D कैसे निकाला मैंने बेटा, D मतलब ये वाला गैप, ठीक है ना, ये वाला गैप। तो यहाँ से r/2 है, यहाँ से 3r है, तो ये वाला गैप हो जाएगा 3r - r/2। तो बच्चे यहाँ पे ये आ जाएगा 6 - 1 5, तो 5r² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये एक टर्म बन गया, एक टर्म ये बन गया। सॉल्व किया, हमारे पास आया I1 मतलब इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं सर्कुलर पार्ट का।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर पार्ट अबाउट एक्स एक्स डैश, ये वाले एक्सिस। अगेन बेटा मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पता होता है ना, क्या होता है, क्योंकि हम इसे रिंग मान सकते हैं। सर रिंग क्यों माना आपने, डिस्क क्यों नहीं माना, क्योंकि इसका टोटल मास उसके सरकमफेरेंस पर ही हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे, क्योंकि अंदर जो थ्रेड है उस थ्रेड का कोई मास नहीं मानना, उसने क्वेश्चन में बोल रखा साफ साफ, द मास ऑफ थ्रेड इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ रिंग की तरह ट्रीट करेगा। रिंग का डायामीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। ठीक है, mr²/2। तो उसका ICM मालूम चल गया। अब एक गैप मालूम चल जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर गैप मालूम d डैश है तो मैं लिखूंगा md² प्लस ICM, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा रिंग का इस एक्सिस के अबाउट। देखो ये हो गया ICM, ये हो गया md²। अब वो क्या है देखो, ICM मतलब यहाँ से इस वाले लाइन से यहाँ तक की गैप निकालना अपने को, है ना। तो बेटा वो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 7r है, उस 7r में से r/2 माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा जो ये वाला गैप d डैश। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सिंपली सॉल्व करो। यहाँ पे आएगा ये आपका 14 - 1 13r/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे आएगा 169, और नीचे 2 था, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास I2 निकल के आ गया mr²/2 प्लस 169 mr²/4। तो I2 सॉल्व किया हमारे पास, तो ये निकल के आ गया। ठीक है, और अब आई नेट निकालना है, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर मिल गया ये। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा आप लोग, फंडे में कोई टेंशन नहीं, कैलकुलेशन में हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो जाए, बट स्टिल ट्राई किया है कि आपके लिए कोई गलती ना हो, बट एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक करिएगा। ठीक है, तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, देखना बच्चे। कहता है कि टू शॉर्ट डाइपोल M1 एंड M2 ईच हैविंग डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर आर प्लेस्ड एट O, आपको यहाँ पे दिख रहा है, एट एंड P। द डिस्टेंस बिटवीन OP इज 1 मीटर, ये गैप आपको दे रखा 1 मीटर। द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई मैग्नेटिक डाइपोल M2, इस पर कितना टॉर्क लगेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ M1 इज। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला होता है P×E, है ना, ऐसा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है किसी पॉइंट पे, और वहाँ पे अगर डाइपोल रखा है शॉर्ट, तो सिंपली उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है P से क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे तो वो टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, P×E ऐसे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहेगा कि ये जो डाइपोल मोमेंट है ये इसकी तरफ अलाइन हो जाए। जैसे मान लीजिए ये डाइपोल रखा आपने, डाइपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसका घूमने की टेंडेंसी इधर होगा ऐसे। ठीक है ना, ओके। सेम यहाँ पर भी अगर मैग्नेटिक टॉर्क निकालना है तो सिंपल M×B लग जाता है। क्या लग जाता है, M×B। M इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है ना, तो अगर मुझे इस पर टॉर्क निकालना है तो पहले ये तो निकालना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है यहाँ पे, वो इसके कारण नहीं निकालना है, वो जो इसके दूसरा वाला प्रेजेंट होगा सराउंडिंग में, वो M1 प्रेजेंट था, तो M1 के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो आप खुद बताओ मेरे को कि अगर हमारे पास एक डाइपोल ऐसा है, उसके इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है। पहली बात, उसका डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगा, इस वाले के, और उसका वैल्यू आएगा Kp/r3। बोलो आता है कि नहीं आता है ना। यहाँ पे K होता है आपका 1/4πε0, और P तुम्हारा डाइपोल मोमेंट होता है। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का तरीका। बट अगर मान लें हमारे पास कोई शॉर्ट मैग्नेट है तो वो भी एक तरीके के डाइपोल की तरह काम करेगा। उसके कारण उसके इक्वेटोरियल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन भी पहली बात इसके खुद के M के ऑपोजिट हो जाएगा, और जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिमिलर ऐसे ही एक्सप्रेशन से निकालोगे आप Kp/r3। बस K की जगह पे आएगा μ0/4π, P की जगह आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, और R की जगह पे R ही आएगा अगर ये गैप आ रहा है तो। समझे, तो बस यही लगाना बच्चे अपने को। तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, मैग्नेटिक मोमेंट पता है, और दोनों के बीच में एंगल देख लो। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर आ रहा था और मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, तो दोनों बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो बस हमारा सारा काम हो गया कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाई M2 क्या हो जाएगा, M2×B1। B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस M1। क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना था, 90 था, तो इसको जब MB साइन थीटा लिखा तो थीटा की जगह पे 90 रख दिया, तो हमारे पास M2B1 साइन 90 आ गया। M2 को M2 रहने दिया,
b1 को हमने रख दिया μ0/4 m1/r³ sin 91 हो गया। बस सारी वैल्यूज पुट कर दिया। अब देखो जरा m1 m2 की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 1 रखना है, तो निपट जाएंगे। ये आएगा 10⁻⁻7, ये नीचे आएगा 1 का क्यूब तो 1 आएगा। हमारे पास आंसर आ गया 1 × 10⁻⁻7। तो जो हमें गैप भरना था उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया होगा आपको। 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये YDSC का वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है, देख लेते बच्चे। व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ डबल स्लिट एंड इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन 1.5 मीटर अवे। ठीक है, आपको दिख रहा है, एक मैंने स्क्रीन बना रखी है ये, और ये गैप इसे बोलते हैं कैपिटल D, है ना, स्टैंडर्ड नोटेशन है ये। स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का गैप जो कि 1.5 मीटर दे रखा है। और द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 0.3 mm, मतलब ये 2 स्लिट आपको दे रखे हैं, एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है, इनके बीच का जो गैप है वो दे रखा 0.3 mm। द फर्स्ट वॉयलेट एंड रेड फ्रिंजेस आर फॉर्म 2 mm एंड 3 mm अवे फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। यहाँ से कोई 2 mm पर बन रहा है और कोई 3.5 mm पर बन रहा है। ठीक है ना, वो फ्रिंजेस। अब हमें बताना है कि डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ रेड एंड वॉयलेट लाइट इज। देख बच्चे, YDSC का कंसेप्ट क्या है, अगर D का वैल्यू स्मॉल d से बहुत ज़्यादा हो और स्मॉल d का वैल्यू क्या लैम्डा से ज़्यादा हो, लैम्डा इज वेवलेंथ है ना, तो हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन, 2 अप्रॉक्सीमेशन अगर ये मान के चलते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं हमारे पास जो हम लगा सकते हैं ना। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये आपको दोनों चीज़ें आपको अप्रॉक्सीमेशन में दे रखी होंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। अब ध्यान सुनना कि अगर मान लीजिए स्क्रीन पर सेंट्रल मैक्सिमा से किसी डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पर nth मैक्सिमा बन रहा है, तो उसका पोजीशन जो हो जाएगा वो जाएगा ND λ/स्मॉल d। n जो है आपका ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे सेकंड मैक्सिमा बन रहा है तो n की जगह पे सिंपली 2 पुट कर दीजिए, तो y2 मिल जाएगा आपको 2D λ/स्मॉल d। बात समझे? तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखो आप। वैसे चूँकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, बट स्टिल याद रहे तो बेहतर रहे, नहीं याद है तो एक बार और देख लीजिए। ठीक है, अब हमें वही सारी बातें देखनी है कि अब यहाँ पर अगर मैं लैम्डा चेंज करूँगा अलग अलग लाइट की, तो ये y का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। मतलब अलग अलग कलर का जो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा है वो अलग अलग पोजीशन पर मिलेगा, है ना। तो बस वही कर रहे हैं हम लोग। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ वॉयलेट क्या हो जाएगा, 1 n की जगह पर 1 रखना है और लैम्डा की जगह पर लैम्डा भी रखना है। तो जो ही क्वेश्चन में दे रखा 2 mm, है ना। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ रेड क्या हो जाएगा, अगेन n की जगह पे 1 रखना है और लैम्डा की जगह पे लैम्डा r रखना है। लैम्डा r मतलब वेवलेंथ ऑफ रेड कलर लाइट, ये रख दिया। इसका वैल्यू क्वेश्चन में 3.5 दे रखा है। दोनों को डिफरेंस ले लो आप, इसमें से इसको माइनस कर दो आप, तो ये चीज़ कॉमन हो जाएगी, लैम्डा r माइनस लैम्डा भी बच जाएगा। तो कैपिटल D/स्मॉल d कॉमन आ गया, लैम्डा r माइनस लैम्डा भी, इन दोनों को माइनस करोगे तो 3.5 में से 2 जाएगा, 1.5 बच जाएगा बच्चे। ठीक है, D की अब इसको इधर भेजो तो D न्यूमरेटर में गया और कैपिटल D डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट कर दो। D दे रखा आपका 0.3 mm, तो 0.3 mm रख दिया, ये 1.5 मीटर रख दिया और ये वैल्यू 1.5 mm आई थी, बट ये इससे चली गई। यहाँ आया 0.3 × 10⁻⁶, जिसको आप लिख सकते हैं 300 नैनोमीटर। तो आंसर जो यहाँ पे आप फिल करोगे वो आएगा 300। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, एक सिंपल ये वाला फॉर्मूला अगर याद होता तो मस्त तरीके से क्वेश्चन कर लेते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक सोप बबल दे रखा जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इज फॉर्म्ड इनसाइड द अनदर सोप बबल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये आपको 6 सेंटीमीटर का है और उसके अंदर 3 सेंटीमीटर का एक बबल है। ठीक है ना, और कहता है कि रेडियस ऑफ एन इक्विवेलेंट सोप बबल विच हैज़ द सेम एक्सेस प्रेशर एज इनसाइड द स्मॉलर बबल विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। कहता है कि भैया जो इसमें एक्सेस प्रेशर आएगा अंदर वाले में, उतना ही एक्सेस प्रेशर एक दूसरे बबल में बताओ विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फियर, है ना। अगर ये दोनों का सेम होता है एक्सेस प्रेशर, है ना, एक्सेस प्रेशर नहीं बताना है आपको, बताना है उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है ना, जो आपने अलग से मान रखा है बबल। तो स्टार्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट क्या होता है, ये कॉनकेव सरफेस मान लो इसे बना दी, इधर से देखने वाला कॉनकेव बोलेगा, इधर वाला बोलेगा कॉन्वेक्स।
तो जिसको कॉनकेव दिख रहा है उसका प्रेशर हमेशा दूसरे साइड से ज़्यादा होगा, मतलब P1 का वैल्यू P2 से हमेशा ज़्यादा होता है। और अगर इस सरफेस का आपको जो है सरफेस टेंशन दे रखा है तो P1 माइनस P2 जो होगा वो 4T माइनस R हो जाएगा, बशर्ते आपको ये देखना है कि दोनों तरफ गैस या एयर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर दोनों साइड में से एक साइड आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, एक साइड टोटल पूरा लिक्विड हो जाए, एक साइड गैस हो जाए, तो ये 4T की जगह पे 2T हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहली चीज़ ध्यान में रखनी। अब यहाँ पे बस छोटे छोटे कंसेप्ट लगा रहा हूँ मैं, बस ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगाया, इस जगह पे लगाया, इसके पहले 2 है, इसके बाद 3 या फिर P0 बोल दो। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो P2 का वैल्यू P3 से ज़्यादा होगा तो मैं लिखूँगा P2 माइनस P3 इज इक्वल टू 4T बाई इसका बड़े वाले का रेडियस कैपिटल R मान लिया अभी मैंने, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया तो पहला लिख लिया, ठीक है ना। अब P3 की जगह पर P0 रख दिया तो P2 माइनस P0 4T बाई R पहला एक्सप्रेशन हो गया। अब अंदर वाले को लिखो, P1 और P2 में रिलेशन लिखो, तो क्या लिखोगे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 4T बाई स्मॉल r रख दिया यहाँ पे। इन दोनों को ऐड कर दो आप, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करते ही क्या होगा, देखो P2 से P2 निपट जाएंगे, यहाँ बचेगा P1 माइनस P0 और ये यहाँ पे 4T कॉमन लोगे तो यहाँ 1/r प्लस 1/R बचेगा, ठीक है ना। अब मुझे दूसरा वाला एक लेना है इक्विवेलेंट बबल जिसका रेडियस r डैश हमें मान लिया है और वो फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे प्रेशर हमने P डैश मान लिया और बाहर हमने प्रेशर P0 माना हुआ है। तो जब मैं यहाँ पर वही कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस निकालूंगा प्रेशर का तो अगेन P डैश माइनस P0 आएगा, वो आएगा 4T/r डैश, है ना। मुझे r डैश निकालना है और चूंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसमें एक्सेस प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर और इसमें एक्सेस प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर दोनों सेम होना चाहिए। मैंने इन दोनों को सेम कर दिया उठा के, तो देखो अगर सेम है तो इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड से इक्वेट कर दो, तो मैंने यहाँ पे इक्वेट कर दिया। 4T से 4T चला गया हर जगह, 1/r डैश 1/r प्लस 1/R हो जाएगा। यहाँ से r डैश ये आ जाएगा, r कैपिटल R की वैल्यू 6 है, स्मॉल r की वैल्यू 3 है, वैल्यू पुट करो 6 × 3 18, 6 + 3 9, कट करोगे आएगा 2, आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पे आप फिल करोगे वो आएगा 2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, ये फॉर्मूला बहुत पता होता आप आंसर आराम से निकाल ले जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड 3 kg ओवरहैंग्स अ स्मूथ टेबल विथ 2 मीटर लाइंग ऑन द टेबल इफ K इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चेन इन जूल एज इट कम्प्लीटली स्लिप ऑफ द टेबल देन द वैल्यू ऑफ K इज। अगेन बेटा बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वर्क एनर्जी वाले चैप्टर का। पहले सिचुएशन में भाई साहब ये ऐसे थे, सेकंड सिचुएशन में ऐसे थे। ये पहले सिचुएशन में बेटा इसका 2 मीटर टेबल पे था, लाई कर रहा था एंड 1 मीटर इज हैंगिंग, और दूसरे वाले पार्ट में पूरा का पूरा हैंग कर गया, मतलब स्लिप करना स्टार्ट कर दिया गया एंड एट द मोमेंट व्हेन इट जस्ट स्लिप ऑफ, है ना, एंड वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फिगर आउट द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जाएगा ना ये। अब देखना बेटा इस वाले सिचुएशन थोड़ा गौर करो आप, सारे जो लिंक हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर लोअर मोस्ट लिंक का स्पीड v है तो जितने भी लिंक है सभी का स्पीड क्या रहने वाला है, v रहने वाला है। मतलब मैं इन्हें एक कंबाइंड सिस्टम मान के अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ टोटल मास ऑफ चेन इंटू v², क्योंकि हर एक पार्टिकल का स्पीड v है तो सिंपली एक कंपोजिट बॉडी हो जाएंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी लिखना बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना, तो सिंपल आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस वाली लाइन को रेफरेंस लाइन मान लिया। क्यों सर, क्योंकि मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है ना। और यहाँ पूरे सिस्टम में जो फोर्सेस लग रहे थे वो 2 फोर्सेस हैं, एक mg है और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। नॉर्मल कोई वर्क नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मल जो है टेबल के नॉर्मल लगेगा, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में है। तो एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज 90 डिग्री, दैट्स वाई वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स विल बी 0। तो जो बचा हमारे पास वो mg बचा, और mg इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और जब सिस्टम में केवल सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही वर्क डन होता है तो उस केस में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से डील करते बेटा, है ना। तो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कर दो आप, है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखना जो पूरा सिस्टम हैंग कर रहा है उसका सेंटर ऑफ मास
उसके आधे वाले लेंथ पर होगा यहाँ पर L/2, मतलब ये गैप अगर 1 है तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर जाएगा। तो आप इस पूरे को हम मान सकते हैं कि पूरे हैंगिंग पार्ट का मास जो है सेंटर ऑफ मास पर है। तो रेफरेंस फ्रेम से अगर नीचे जाओगे तो आप लिखोगे -mg × h की जगह पर जाएगा 1/2। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हमने लिख लिया है ऐसे, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम को जस्ट रिलीज किया गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहाँ पे जब आप पहुँचोगे इस जगह पे देखना बेटा, रेफरेंस लाइन से आप सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इस बार, क्योंकि लेंथ 3 मीटर पूरा आ गया है तो इस बार ये 1.5 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे -mg × 1.5 है ना, ये लिखोगे आप, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी भी लिखोगे। अच्छा, एक छोटी सी बात ये ध्यान में रखना है कि जब आप इसको लिखते हो तो जो मास आप इस्तेमाल करोगे इस वाले पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी में, वो इतने पार्ट का मास इस्तेमाल करोगे। तो टोटल मास अगर m है, टोटल लेंथ अगर l है, तो m/l यूनिट लेंथ का मास देगा, और उसको इतने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इतने पार्ट का मास मिल जाएगा। तो मैंने वही किया, देखो m/3 इंटू ये पार्ट का लेंथ 1 × g। यहाँ पे टोटल मास बेटा आ गया था तो मैं टोटल मास ही लिख दिया। यहाँ पे पूरा पोर्शन हैंग कर रहा है तो यहाँ सिर्फ m लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना बच्चे, कुछ नहीं, यहाँ पे देखो आएगा ये आपका हो जाएगा m/3 और 3 × 2 6, तो mg/6 हो जाएगा, -mg/6। ये आपका 1.5 mg हो जाएगा माइनस का, इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, सॉल्व किया तो मेरे पास आया 45 - 5 = 40 जूल। ये हमारा आंसर, जो यहाँ पे आप गैप फिल करोगे वो आएगा 40। ये हमारा आंसर हो गया, सही है ना। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8।